नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास की जो पुस्तक है उससे संबंधित नोट्स बना रहे हैं। क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में कंटिन्यू रखे हैं उस क्लास को, तो उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू रखे हैं। और आज की क्लास में हम लोग प्रकरण 2 जिसका नाम अभ्रंश काव्य है, आप लोग को ये बात बताई भी जा चुकी है और प्रकरण पे बात भी हो चुका है। तो आज हम लोग क्लास में प्रकरण 2 अभ्रंश काव्य से संबंधित नोट्स बनाएंगे। और इस क्लास में हम लोग जो सिद्ध साहित्य है वहाँ तक का नोट्स तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नाथ, जैन और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज प्रकरण 2 से संबंधित कुछ नोट्स, महत्वपूर्ण नोट्स है जो आप लोग के सामने हम रखेंगे। इससे पहले आप लोगों को एक बार बताना चाहेंगे कि हमने सामान्य परिचय पे बात कर लिया है जो प्रकरण फर्स्ट था, ठीक है। और उसकी वीडियो डाली जा चुकी है, एक आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी तैयार किया गया है जिसमें जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल महत्वपूर्ण नोट्स, ठीक है। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को खोल के वहाँ पे इस पुस्तक के पूरे महत्वपूर्ण जो भी नोट्स है उसका आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं आदिकाल में जो प्रकरण 2 है इसमें जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। जैसे पहली पंक्ति है कि जब से प्रकृति बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए, ठीक है। जब से प्रकृति बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, आप लोग इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर। ये कुछ खासी महत्वपूर्ण पंक्ति है, इम्पोर्टेंट। दूसरा लाइन है इसमें कि पुरानी प्रचलित काव्य भाषा अभ्रंश में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएँ तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकृति से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, प्रकृति से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा भी ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब से उसे अभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट रहा हम लोगों का जो महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट पंक्ति है हम लोगों के सामने, अभ्रंश के नाम का इतिहास कुछ हम लोग देखते हैं कैसे है, किसने क्या अभ्रंश के बारे में कहा है। तो देखिए अभ्रंश लिखा है, अभ्रंश के नाम का इतिहास इस प्रकार है। देखिए भरत मुनि क्या कहते हैं अभ्रंश के बारे में। भरत मुनि ने अभ्रंश नाम न देकर देश भाषा कहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस पंक्ति को कि अभ्रंश को वो देश भाषा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि देश भाषा अभ्रंश को देश भाषा किसने कहा है, और वहाँ पे नाम 4-5 दे सकता है। तो किसने कहा है देश भाषा, तो भरत मुनि ने। दूसरा है यहाँ पॉइंट ये कि वर रुचि के प्रकृत प्रकाश में उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो वह रुचि के प्रकृत प्रकाश में अभ्रंश ये नाम का उल्लेख नहीं है, ठीक है, शब्द का। नेक्स्ट है अभ्रंश नाम पहल वल्लभ जी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अभ्रंश नाम सबसे पहल वल्लभ जी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्रकृति और अभ्रंश तीनों का कवि कहा है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये आ भी चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण पंक्ति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और देखिए भामह ने तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। भामह ने अपनी जो उनकी पुस्तक है उसमें तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। तो ये जो बाण है, बाण ने हर्षचरित जो इनकी रचना है उसमें संस्कृत कवियों के साथ साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ रही अभ्रंश के नाम का इतिहास से संबंधित। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। और अगला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, अगला पॉइंट है कि जैन, सिद्ध एवं नाथों का वर्णन इसी प्रकरण में किया गया है, किंतु शुक्ल जी की स्पष्ट मान्यता है। आइए, जैसा कि हमने बताया ही आप लोगों को कि हम लोग इस प्रकरण में जैन, सिद्ध, नाथ ये सब पढ़ेंगे जो परंपरा थी इनके बारे में। तो आइए शुक्ल जी की कुछ मान्यता है, तो क्या है इन परंपरा के बारे में, चलिए वो हम लोग देखते हैं। जैसे पहला है कि अभ्रंश
की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ है जो साहित्य की कोटि में नहीं आती है और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। ठीक है। दूसरी पंक्ति है कि उनकी रचनाएं सिद्धों व नाथों की तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह ही है, आत्मनिग्रह। और नेक्स्ट है आपका कि श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ है। तो ये रहा अगली पंक्ति। चलिए नेक्स्ट पंक्ति हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पंक्ति कुछ ऐसे है कि सिद्धों व नाथों की रचनाओं का वर्णन। नेक्स्ट पंक्ति ऐसे है कि सिद्धों व नाथों की रचनाओं का वर्णन दो कारणों से किया है। पहला क्या है, भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उनके संस्कार की परंपरा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों ने जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले हैं, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुखड़ी भाषा भी। तो ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति रही। कुछ दोस्त कुछ दोस्तों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि ऐसे पढ़ के बस निकलना है, तो क्या मतलब है नोट्स का। तो नोट्स का यही मतलब है दोस्तों कि आप लोग एक बार ऐसे पढ़ लेंगे, फिर दोबारा सुनेंगे, तो ये पंक्तियाँ आप लोग को जहन में बैठ जाएगी और जब पेपर में आएगी तो वो ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाएगा, आप लोग को याद आ जाएगी। अगर हम लोग चाहें कि पूरी किताब रट्टा मार ले, याद कर ले, तो याद नहीं होगा। वहाँ हम लोग को बस ऐसे पढ़ के जाना है कि हम लोग को देखते हुए पंक्तियाँ पता चले कि हाँ ये पंक्ति पढ़ी ये रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से है, ना कि पूरा 1 बाई 1 लाइन याद हो जाए, क्योंकि ये तो तथ्यात्मक है नहीं, ये विषयनिष्ठ है। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद करना पॉसिबल उतनी सारी चीज़ें हैं नहीं। पता लगा 3 लाइन याद करेंगे, आगे का और भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा हम लोग 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते चले। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा बार बार, ये चीज़ें आप लोग को जहन में धीरे धीरे बैठ जाएगी और फिर याद आ जाएगा कि हाँ ये पुस्तक में ये पंक्ति थी। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। नेक्स्ट पंक्ति है कि जैन, सिद्ध व नाथों के अलावा अपभ्रंश के सामान्य साहित्य की सामग्री का उल्लेख उनके सहकर्ताओं और रचयिताओं के इस क्रम में किया गया है। हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरु तुंग, विद्याधर, सारंगधर, जिनको हमीर रासो, और विद्यापति की कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका। ठीक है। नेक्स्ट पंक्ति है कि जैन ग्रंथकारों में देवसेन कोष्टक में ग्रंथ श्रावकचार, दब सहाय प्यास, द्रव्य स्वभाव का प्रकाश और पुष्यदंत के ग्रंथ आदि पुराण और उत्तर पुराण का भी उल्लेख शुक्ल जी ने किया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त पीछे की परंपरा में उदाहरण स्वरूप श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चरयु और ड़य कुमार चरयु का भी नाम दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, व्रजविलास, शवल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि के अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। अब हम लोग इसके बाद ये प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी ऊपर। अब इसके बाद हम लोग सिद्ध पे चलते हैं और सिद्ध परंपरा के बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहली पंक्ति है कि बौद्ध धर्म ने धीरे धीरे तांत्रिक रूप धारण कर लिया था, तब उसमें 5 ध्यायी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधि सत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। आगे बौद्ध धर्म से ही ब्रजयान शाखा निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म से निकली ब्रजयान शाखा के तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया है। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। ध्यान दीजिएगा, सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार के
नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तितर बितर हो गए, बहुत से तिब्बत आदि अन्य देशों में चले गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रजयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ब्रजयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप था। इसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए मद मतलब शराब जो है तथा स्त्री विशेषता डोमनी रजकी आदि का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते हैं, योग या सेवन आवश्यक था। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसी से सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। महासुख चाहे महासुह वह दशा बताई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगोन्नद्ध स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इनसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए निर्माण के 3 अवयव ठहराए गए हैं, शून्य, विज्ञान और महासुख। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रज्ञा और उपाय के योग महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है, तो इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। इनके निर्माण के लिए किन अवयवों का उपयोग किया गया है, तो शून्य, विज्ञान और महासुख। निर्माण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट कि प्रथम सिद्ध सरहप्पा सहजीवन का बहुत बल देते हैं। इसी से ब्रजयान शाखा को सहजयान शाखा भी कहते हैं। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन ये बन जाता है कि ब्रजयान शाखा को सहजयान शाखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिद्ध सहजीवन पर बहुत बल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ये कि सिद्ध सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग इन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे दे देगा कि निम्न में से सिद्धों की कौन सी विशेषता है। 4 पंक्तियाँ दे देगा। मान लीजिए एक पंक्ति अलग दे दे, बाकी पंक्तियाँ जो हम पढ़ रहे हैं इसी में से 3 पंक्तियाँ उठा कर दे दे, तो हम लोग को जो 3 एक बार पढ़े रहेंगे तो वहाँ से मोटा मोटा अच्छी से समझ में आ जाएगी और हम लोग वहाँ पे आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये जो अभी पंक्तियाँ सिद्धों के बारे में बताई जाती है ये सब महत्वपूर्ण है। सिद्धों के संदर्भ में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमान के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धों ने रिजु सीधा दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक मतलब टेढ़ा वाम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। तो ये भी एक है पॉइंट कि सिद्धों ने सीधा मार्ग छोड़कर टेढ़ा मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। नेक्स्ट है कि कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहा और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पखंडपूर्ण हो जाता है, ब्रजयान इसका प्रमाण है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने मत का संस्कार जनता पर डालने के लिए वे मतलब सिद्ध संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानी रचनाएं अभ्रंश मिश्रित देश भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। इसे शुक्ल जी ने देश भाषा मिश्रित अभ्रंश या पुरानी हिंदी भी कहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिद्ध सरहप्पा की उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी मतलब देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। कबीर की साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुकड़ी है, पर रामायणी पदों में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। और लास्ट जो पंक्ति है सिद्ध से संबंधित कि सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया है। ये बार बार पूछता है कि सिद्धों ने किस भाषा शैली का प्रयोग किया है। यह अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है। तो ये पंक्ति कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा या पढ़ रहे हैं तो इसको बार बार पढ़ लीजिएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे आज हम लोग सिद्ध तक ही रहने देंगे। सिद्ध के बाद नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास में हम लोग प्रकरण नंबर 2 को कंटिन्यू रखेंगे और वहाँ पे नाथ परंपरा को शुरू करेंगे, क्योंकि अगर एक बड़ी लंबी क्लास होगी तो उबाऊ होगी, छोटी रहेगी तो हम लोग आसानी से पढ़ेंगे और बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो पेज था सिद्ध साहित्य वाला, तो ये नीचे जितने भी पॉइंट्स है ये सिद्ध साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हमें लगता है कि हो जाना चाहिए लगभग 90% प्लस। मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अब एकदम से कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ना कि जो बिल्कुल सबके लिए वैसे होते हैं तो बात अलग है, बाकी मोटा मोटा इससे लगभग सिद्ध साहित्य से
संपूर्ण क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, और कुछ दोस्तों को ये लग रहा होगा कि याद कैसे होंगे, समझेंगे कैसे, तो आप लोग पंक्तियों को बस रिवीजन करते रहिए, क्योंकि विषयनिष्ठ विषयनिष्ठ ये क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है, न कि तथ्यात्मक कि ऑनलाइन पूछ दे कि केवल ये पूछ दे कि सीधों की संख्या कितनी है, इतने ही तक नहीं पूछता है। इस बुक से विषयनिष्ठ क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग उस तरह से इसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो हमारे अभी नए व्यूअर हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों से ये कहेंगे कि इसका प्लेलिस्ट हमने डाल दिया है अपने वीडियो में, तो आप लोग वहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल महत्वपूर्ण नोट्स करके हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाके इसके पीछे की सारी वीडियो देख सकते हैं, और आने वाली वीडियो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोग से नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।